अर्थव्यवस्था का जो आपका छठा चैप्टर था वैश्वीकरण, प्रमुख रूप से इसको हम लोगों ने 3 पार्ट में इसके कंसेप्ट यानी कि इसके थ्योरी एक्सप्लेनेशन को कंप्लीट कर लिया है। जिन बच्चों ने थ्योरी को नहीं पढ़ा है तो सबसे पहले उन तीनों पार्ट को पढ़ लीजिए अच्छी तरह से, ताकि उसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्यूशन कर लेंगे। और ये आपका है आज हम लोग करने वाले इसके लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। यहाँ से आपका 3 मार्क्स कम से कम पूछा जाएगा आपका, ठीक है। 3 से 4 मार्क्स मतलब कि लघु से दीर्घ प्रश्न पूछते हैं, और 2 ऑब्जेक्टिव आपको आता है तो ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन मैंने पहले ही करा दिया है। अगर नहीं आप लोग सॉल्यूशन नहीं किए तो सबसे पहले चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के उसका सॉल्यूशन कर लीजिए। आइए बात करते हैं, सबसे पहले लघु प्रश्न को देख लेंगे, उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। यहाँ पर उन्हीं प्रश्नों को प्रमुख रूप से ध्यान दिया गया है बच्चों, जो आपके बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, या तो पूछे हुए या फिर आपका 100% पूछे जाने की संभावना है। पहला प्रश्न है, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, ग्लोबलाइजेशन से आप क्या समझते हैं। तो वैश्वीकरण वह प्रक्रिया जिसके द्वारा विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं का एकीकरण किया जाता है, ताकि वस्तुओं एवं सेवाओं, प्रौद्योगिकी, पूंजी और श्रम या मानवीय पूंजी का बिना रुके या बिना रोक टोक के प्रवाह हो सके। यानी कि बच्चों सिंपल भाषा में वैश्वीकरण बोलेंगे एक देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ देना। तो इस प्रकार से जब जुड़ जाएगा तो वहाँ पर क्या होगा, आसानी से टेक्नोलॉजी का प्रवाह, वस्तुओं का लेन देन, वस्तुओं का आयात निर्यात, पूंजी यानी कि लेबर, कैपिटल, इन सारे चीज़ों का क्या होगा बच्चों, आसानी से प्रवाह होने लगेगा, आसानी से फ्लो होने लगेगा, आसानी से आयात निर्यात होगा। तो उसको प्रमुख रूप से बोलेंगे हम लोग वैश्वीकरण। या फिर सिंपल भाषा में देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना ही क्या कहलाता है, वैश्वीकरण कहलाता है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आपका प्रश्न आपका 3 बार कम से कम पूछा हुआ है बच्चों, तो ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न दोबारा आने की संभावना बन सकती है। दूसरा प्रश्न है, बहुराष्ट्रीय कंपनी किसे कहते हैं, यानी कि मल्टीनेशनल कंपनी किसे कहते हैं। तो बहुराष्ट्रीय कंपनी बोलेंगे बच्चों जिस वही से कंपनी जो क्या करता हो, जिसका उत्पादन क्या हो, दो से एक यानी कि एक से अधिक देशों में होती हो, और वो क्या होती है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना क्या करती है, वस्तुएं और सेवाएं प्रदान करती है। तो बहुराष्ट्रीय कंपनी वो है जो एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण और स्वामित्व रखती है, यानी कि अधिकार रखती है, उसी को क्या कहते हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं बच्चों। ये भी प्रश्न आपको प्रमुख रूप से बार बार पूछा हुआ है। तो बहुराष्ट्रीय कंपनी में जैसे आपका थम्सअप हो गया, कोका कोला हो गया, सैमसंग हो गया, नोकिया हो गया, इस प्रकार से ये सारे क्या है बच्चों, आपका बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं। तीसरा क्वेश्चन है आपका, विश्व व्यापार संगठन क्या है, यह कब और क्यों स्थापित किया गया है। यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WTO, विश्व व्यापार संगठन, इसके बारे में सबसे पहले पूछ रहा है कि यह है क्या। उसके बाद ये इसका स्थापना करने का उद्देश्य क्या था और कब ये मतलब कि स्थापना किया गया इसका। तो विश्व व्यापार संगठन राष्ट्रीय यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना। इसकी स्थापना 1995 ईस्वी में की गई थी। इसका मुख्यालय जेनेवा है बच्चों आपका, स्विट्जरलैंड में। तो जेनेवा में है। ये सभी देशों को मुक्त व्यापार की सुविधा देती है। दूसरी ओर विकासशील देशों पर दबाव डालकर उन्हें व्यापार अवरोधकों को हटाने के लिए विश्व यानी कि विवश किया जाता है। प्रमुख रूप से वैसे देश जो क्या करती है बच्चों, व्यापार पर अवरोध बन करके खड़ा होता है, तो उस पर सबसे पहले क्या किया जाता है, उस पर दबाव डाला जाता है कि आप जो है प्रमुख रूप से व्यापार को क्या किए, उदार बनाइए, लचीला बनाइए, ताकि क्या हो, एक देश से दूसरे देश से आसानी से व्यापार कर सके। और इसकी स्थापना कब की गई, तो ऑब्जेक्टिव के रूप में बार बार पूछा जाता है। इसकी स्थापना 1995 ईस्वी में की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो ये भी पूछा हुआ प्रश्न है। तो इसका मुख्यालय प्रमुख रूप से आपका जेनेवा में है बच्चों, स्विट्जरलैंड में, ठीक है। उसके बाद अभी विश्व व्यापार संगठन में कितने टोटल देश है, तो 164 आपका देश है वर्तमान में। अगला प्रश्न है, भारत में सन 1991 के आर्थिक सुधारों से आप क्या समझते हैं। यानी कि 1991 में भारत में जो भी आर्थिक सुधार हुए उसके बारे में आपको पूछ रहा है। तो प्रमुख रूप से लिखेंगे बच्चों, 1980 के दशक के अंतिम तक सरकार का व्यय उसके राजस्व से इतना अधिक हो गया कि उसे क्षमता से अधिक यानी कि क्या करना पड़ा, माना जाने लगा। प्रमुख रूप से यानी कि जितना उसका राजस्व था बच्चों, जितना उसका आय था, उससे ज़्यादा क्या हो गया था, सरकार पर खर्च का बोझ बढ़ गया था। वस्तु की कीमतों पर लगातार वृद्धि होने लगी, आयात में वृद्धि होने लगी। 15 दिनों के लिए भी आवश्यक वस्तु जैसे पेट्रोल आदि का आयात का भुगतान करने योग्य मुद्रा भी विदेशी मुद्रा के सुरक्षित भंडार में नहीं था। भारत सरकार के पास अंतर्राष्ट्रीय ऋणदाताओं की ब्याज चुकाने के लिए पर्याप्त विदेशी मुद्रा नहीं बची थी। 1990-91 के खाड़ी युद्ध से ये संकट और भी बढ़ गया और भी गहरा हो गया। इन सब कारणों से सन 1991 ईस्वी में सरकार ने कुछ कुछ नई नीतियों को अपनाया, जिसे नई आर्थिक नीति कहा जाता है, जिसमें आर्थिक सुधारों को सम्मिलित किया गया। तो इसमें प्रमुख रूप से इस प्रकार के आर्थिक सुधार थे बच्चों। प्रमुख रूप से इन पॉइंट्स को आप लोग को अच्छी तरह से
ध्यान रखना है। सबसे पहला है कि उत्पादन इकाइयों की कार्यकुशलता एवं उत्पादकता स्तर में वृद्धि करना, सुधार लाना। यानी कि सबसे पहले जो भी उत्पादन करने वाले जो भी यहाँ पर मशीनें हैं, जो भी कंपनी है, सबसे पहले क्या करे, वो कार्यकुशलता और उसमें सुधार लाए, यानी कि वस्तुओं की उत्पादकता जो कि उसकी क्वालिटी है उसमें सब अच्छा से अच्छा सुधार लाए। दूसरा, उत्पादन इकाइयों की प्रतियोगी क्षमता को बढ़ाया जाए, ठीक है। तीसरा था विदेशी विनियोग और तकनीक का अधिक से अधिक उपयोग किया जाए, यानी कि विदेशी सामानों, विदेशी कंपनियों को इनवाइट करें इन्वेस्ट करने के लिए कि आप हमारे देश में आइए और आकर के अपना इन्वेस्ट कीजिए, और प्रमुख रूप से विदेशी तकनीक यानी कि जो टेक्नोलॉजी है उसका अधिक से अधिक उपयोग किया जाए। आगे है अगला पॉइंट था कि आर्थिक विकास की दर को बढ़ाया जाए, यानी कि जो भी आपका आर्थिक विकास की जो रेट थी, दर थी, उसको तेजी से गढ़ो किया जाए, बढ़ाया जाए। आर्थिक विकास के लिए विश्वव्यापी संसाधनों का प्रयोग किया जाए। ठीक है बच्चों, तो ये सारे प्रमुख रूप से आपका आर्थिक नीतियाँ थी, प्रमुख रूप से आर्थिक सुधार के भारत का 1991 का। आगे बात करते हैं उदारीकरण को परिभाषित कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आपका है बच्चों क्वेश्चन। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, ये तीनों प्रश्न आपका बार बार पूछा हुआ प्रश्न है। तो प्रमुख रूप से उदारीकरण किसको बोलेंगे बच्चों? तो उदारीकरण का अर्थ होता है सरकार द्वारा लगाए गए सभी अनावश्यक नियंत्रणों तथा प्रतिबंधों को हटाना, इसी को कहते हैं प्रमुख रूप से उदारीकरण। जब जो है प्रमुख रूप से कोई देश क्या करती है बच्चों, व्यापार पर जितने भी अनावश्यक नियंत्रण होती है और प्रतिबंधें होती है, यदि उसको हटा देती है तो उसको बोलते हैं हम लोग प्रमुख रूप से उदारीकरण। वहीं पर दूसरा है आपका छठा प्रश्न, निजीकरण से आप क्या समझते हैं, प्राइवेटाइजेशन से आप क्या समझते हैं? तो निजीकरण का अर्थ होता है निजी क्षेत्र द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों पर पूर्ण रूप से स्वामित्व प्राप्त कर लेना, यानी कि अधिकार प्राप्त कर लेना, उनका प्रबंध करना निजीकरण ही कहलाता है। ये आपका प्रश्न प्रमुख रूप से बच्चों 2 अंक का प्रश्न ये पूछा जाता है, तो ये प्रश्न आपका बार बार आते रहता है, निजीकरण, वैश्वीकरण और उदारीकरण। अब बात है अगला प्रश्न, 7वां प्रश्न है वैश्विक गांव क्या है, यानी कि वैश्विक गांव से आप क्या समझते हैं, ग्लोबल विलेज से आप क्या समझते हैं? ऐसा आवासीय स्थान जहां पर विभिन्न देशों, विभिन्न विचारों और विभिन्न धार्मिक मान्यताओं के सभी लोगों को रहने की व्यवस्था की जाती है, उसी को कहते हैं वैश्विक गांव। यानी कि प्रमुख रूप से बच्चों विभिन्न प्रकार की विचार के लोग, विभिन्न प्रकार के देश के लोग, विभिन्न अलग अलग देशों से लोग रहते हैं और विभिन्न प्रकार के धर्म और जाति समुदाय से बिलोंग करते हैं, तो वो यदि एक गांव में रहता है मिलकर के तो उसको बोलते हैं प्रमुख रूप से वैश्विक गांव। अब बात करते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो यहाँ से प्रमुख रूप से हम लोग 4 से 5 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का सॉल्यूशन करेंगे और यहाँ से हो सकता है कि संभव हो एक प्रश्न कम से कम आपका आ जाए, ठीक है। पहला प्रश्न है, एक बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा किसी देश में अपनी उत्पादन इकाई लगाने के निर्णय पर किन बातों का प्रभाव पड़ता है? यानी कि जब भी कोई बहुराष्ट्रीय कंपनी किसी देश में अपनी उत्पादन इकाई लगाने के लिए, यानी कि कोई भी कंपनी या फिर फैक्ट्री लगाने के लिए, वो किन किन बातों पर यानी कि निर्णय पर किन बातों पर प्रभाव पड़ता है उसका निर्णय? तो प्रमुख रूप से है बच्चों, बहुराष्ट्रीय कंपनियां उत्पादन लागत में कमी करने एवं अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से उन जगहों पर उत्पादन के लिए कारखाने स्थापित करती है जहां उन्हें सस्ता श्रम सॉरी बच्चों, सस्ता कच्चा माल एवं अन्य संसाधन मिल सकते हैं। प्रमुख रूप से बच्चों मल्टीनेशनल कंपनियां जो होती है वो क्या होती है, उसका उद्देश्य, मेन पर्पस होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा यानी कि क्या किया जाए, लाभ कमा जाए, और लागत कितना हो, कम से कम इन्वेस्ट पर ज़्यादा से ज़्यादा लाभ की कमाया जाए, यही उनका मुख्य उद्देश्य है। और इसके लिए क्या हो कि वो ऐसे जगह पर लगाता है बच्चों जहाँ पर उससे क्या मिले, सस्ता श्रम मिल जाए, सस्ता कच्चा माल मिल जाए, और जो है प्रमुख रूप से उपभोक्ता यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा खरीदने वाले मिल जाए, और अन्य संसाधन यानी कि यातायात की सुविधा भी हो, अन्य प्रकार की सुविधा भी आसानी से वहाँ पर मौजूद हो। आगे है कंपनियों के काम आउटसोर्सिंग के माध्यम से होता है। कंपनियां न तो सारा माल स्वयं पैदा करती है और न ही एक जगह पर उत्पादन करती है, वे विभिन्न देशों की विभिन्न पदार्थों के उत्पादन करती है जहां उत्पादन की लागत कम बैठती है। इस प्रकार अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग स्थानों का चयन करके अपना कारोबार विश्व स्तर पर चलाती है, लाभ उठाती है। इस प्रकार इसे कहते हैं विश्व में दूर दूर स्थानों पर फैला उत्पादन वैश्वीकरण की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका अदा करती है। इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं कि विश्व में दूर दूर स्थानों पर फैला ये उत्पादन की इकाइयाँ जो होती है क्या करती है, वैश्वीकरण की प्रक्रिया में प्रमुख रूप से मुख्य भूमिका निभाती है बच्चों। तो ये सारा चीज़ आप लोग को समझ में आ गया होगा। कोई भी बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती है तो वैसे देश को चुनता है जहाँ पर उसको क्या मिले, सस्ता श्रम मिल जाए, सस्ता उसको कच्चा माल मिल जाए, अन्य संसाधन भी मिल जाए, और वहाँ पर जो है प्रमुख रूप से उत्पादन करेगा वस्तु को, और वहाँ से उत्पादन करके वो क्या करेगा, अलग अलग देशों पर सप्लाई करेगा, अलग अलग देशों को एक्सपोर्ट करेगा, निर्यात करेगा बच्चों, ठीक है। आगे बात करते हैं, दूसरा प्रश्न है वैश्वीकरण का बिहार में पड़े प्रभाव को बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बीबीआई है बच्चों, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा या फिर आप लोग स्क्रीनशॉट जल्दी से इसका खींच लीजिएगा।
तो सबसे पहले है वैश्वीकरण का बिहार पर क्या प्रभाव पड़ा। तो वैश्वीकरण का बिहार के जनजीवन पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव। जब भी बच्चों कोई भी चीज़ होगा तो उसका दोनों पहलू होगा, यानी एक सिक्का का दोनों पहलू होता है ना, हेड और टेल। तो उसी प्रकार से सकारात्मक भी होगा, कुछ पॉजिटिव भी होंगे और कुछ नेगेटिव भी होंगे। तो ज़्यादातर यहाँ पर क्या करना है, पॉजिटिविटी को ही देखा जाता है। तो यहाँ पर प्रमुख रूप से सकारात्मक प्रभाव क्या क्या पड़े, पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सकारात्मक प्रभाव, कृषि उत्पादन में क्या हुआ, वृद्धि हुआ। वैश्वीकरण के बाद बिहार के कृषि उत्पादन में काफ़ी वृद्धि हुई। 2009 में सुखाड़ के कारण फसल उत्पादन में भी कमी आई। इसके बावजूद सरकार लोगों के लिए खाद्यान्न की आवश्यकता को पूरा करने में सक्षम हो पाई, और इसका मुख्य कारण था वैश्वीकरण का प्रभाव। यानी कि जब क्या होता है बच्चों, सुखाड़ होता है तो वहाँ पर प्रमुख रूप से खाद की कमी या अन्य उर्वरक की कमी हो जाती है। तो जब भारत विश्व वैश्वीकरण का जब हिस्सा है तो प्रमुख रूप से किसी भी देश, अन्य देशों से क्या किया जाता है, आयात कर लिया जाता है खाद्य को या उर्वरकों को। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, कृषि में उत्पादन में वृद्धि हुई। दूसरा है निर्यातकों में वृद्धि। वैश्वीकरण के प्रभाव में बिहार में निर्यातित उत्पाद जैसे आपका मुजफ्फरपुर का शाही लीची, आम, मखाना आदि में क्या हुई बच्चों, वृद्धि हुई। मखाना प्रमुख रूप से दरभंगा में एकदम काफ़ी स्तर पर उच्च, मतलब कि बहुत ही हाई अमाउंट में उगाया जाता है मखाना आपका। अगला है आपका तीसरा सकारात्मक प्रभाव है विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग की प्राप्ति। वैश्वीकरण के फलस्वरूप बिहार में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भी हुआ और इसमें काफ़ी दिलचस्पी भी दिखाई गई। प्रमुख रूप से बच्चों वैश्वीकरण होने के फलस्वरूप क्या हुआ कि बिहार में प्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्ट विदेशी निवेश हुआ, और इसमें काफ़ी दिलचस्पी भी, यानी कि अन्य अलग अलग देशों से अलग अलग मल्टीनेशनल यानी कि बहुराष्ट्रीय कंपनी आकर के क्या किया, बिहार में प्रमुख रूप से निवेश किया। निर्धनता में वैश्वीकरण के बाद निर्धनता में भी क्या हुई, कमी आई। प्रमुख रूप से नकारात्मक इसका क्या क्या प्रभाव पड़ा। तो सबसे पहले क्या होगा बच्चों, इसमें प्रमुख रूप से वैसे उद्योगों को यहाँ पर पड़ेगा, मतलब कि प्रभाव पड़ेगा जो क्या है, हस्त उद्योग है, यानी कि हाथ से बनाए जाने जैसे कुटीर उद्योग और लघु उद्योग है। प्रमुख रूप से कृषि एवं कृषि आधारित उद्योगों की उपेक्षा अवहेलना करना। बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है, इसलिए यहाँ उद्योगों की विकास की संभावना काफ़ी है, लेकिन वैश्वीकरण के बाद जितना निवेश होना चाहिए था उतना नहीं हुआ है। जितना मतलब कि एक्सपेक्ट किया जा सकता था बच्चों, जितना मतलब कि उपेक्षा थी उतने के बराबर यहाँ पर निवेश नहीं हुआ है। ठीक है, तो वहाँ पर इसके लिए प्रमुख रूप से सिर्फ एक ही कारण नहीं है बच्चों, अनेक अनेक अन्य कारण हैं। क्योंकि प्रमुख रूप से क्या है, बिहार बहुत ही गरीबी राज्य है, यानी कि बीमारू राज्य के अंतर्गत आता है। यहाँ पर सुविधाएं सही नहीं है, यातायात की साधन सही नहीं है, स्वास्थ्य सुविधा अच्छी तरह से उपलब्ध नहीं है, बाढ़ की संभावना बनी रहती है। उसके बाद शासन व्यवस्था उतना अच्छा से यहाँ पर शांति शासन व्यवस्था नहीं है बच्चों। किसी भी यदि कोई बड़ा आदमी इन्वेस्ट कर देगा और उस कंपनी के आदमी को ही मतलब कि सीधा उसका हत्या कर दिया या लूट लिया तो कैसे होगा। तो जब तक हमारा यहाँ पर क्या होगा, पीसफुल यानी कि शांतिपूर्ण वातावरण हमारा यहाँ पर नहीं लग जाएगा, तब तक यहाँ पर क्या होगा, तो प्रमुख रूप से कोई भी जो है कंपनी यहाँ पर अपना निवेश करने के लिए आगे नहीं आएगा। दूसरा है इसका नकारात्मक प्रभाव, कुटीर एवं लघु उद्योग पर विपरीत प्रभाव पड़ा। वैश्वीकरण के बाद कुटीर एवं लघु उद्योग नष्ट हो गया तथा इसके द्वारा निर्मित वस्तु बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा निर्मित वस्तुओं के साथ सामना नहीं कर सका, क्योंकि क्वालिटी में इनसे अच्छी एवं सस्ती होती है। यानी कि बच्चों वैसे लोग जो क्या करते थे, प्रमुख रूप से अपने हाथों से वस्तुओं को निर्माण करते थे, वस्तुओं का निर्माण करते थे, तो प्रमुख रूप से वो उसको कंपटीशन में यानी कि नहीं उतर पाया, खड़ा नहीं हो पाया, क्योंकि जो है बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो है प्रमुख रूप से अलग अलग उद्योग फैक्ट्री और अलग अलग जो है जगह से क्या करती है, वो वस्तुओं को उत्पादन करती है, और उसमें क्या होता है, उसका लागत भी बहुत कम होता है और क्वालिटी भी बहुत अच्छा होता है। तो प्रमुख रूप से क्वालिटी अच्छा होगा और उसका अगर दाम जो है कम होगा, मूल्य अगर सस्ता होगा उसका, तो 100% वही वस्तु को ज़्यादा खरीदा जाएगा, है ना। जैसे दीपावली के दिन देखते हैं बच्चों, प्रमुख रूप से क्या होता है, सबसे ज़्यादा यानी कि जो चाइनीज़ से जो आपका वो छोटे छोटे लाइट आते हैं, तो उसी का ज़्यादा से ज़्यादा बिक्री होती है। तो काय उसका विक्रय होता है, क्योंकि प्रमुख रूप से वो सस्ते होते हैं और उसमें जो है प्रमुख रूप से क्वालिटी उसका अच्छा रहता है। ठीक है, तीसरा आपका नकारात्मक प्रभाव है रोजगार पर विपरीत प्रभाव। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आने से बहुत सारे मजदूर बेरोजगार हो गए तथा अस्थायी रोजगार की जगह अब अस्थायी रोजगार देने की शुरुआत हुई। प्रमुख रूप से जैसे आपका मनरेगा का स्टार्ट किया गया, अन्य प्रकार के जो है योजनाओं का, स्कीम का जो है मतलब प्रारंभ किया गया। अगला प्रश्न है भारत में वैश्वीकरण के पक्ष में तर्क दें। यानी कि भारत में प्रमुख रूप से वैश्वीकरण ग्लोबलाइजेशन के पक्ष में क्या क्या तर्क है उसके बारे में बताना है। तो भारत में वैश्वीकरण के पक्ष में निम्नलिखित तर्क दिए जाते हैं। पहला है कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रोत्साहन, यानी कि डायरेक्ट रूप में कोई भी विदेशी निवेश कर सकता है, तो वैश्वीकरण से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रोत्साहित होगा, जिससे विकासशील देश अपने विकास के लिए पूंजी प्राप्त कर सकेगा। दूसरा है प्रतियोगी व्यक्ति में वृद्धि, यानी वैश्वीकरण की नीति के फलस्वरूप भारत जैसे विकासशील देशों की प्रतियोगी शक्ति में वृद्धि होगी, अर्थव्यवस्था का
त्वरित विकास हो सकेगा। आगे है नए बाजार तक पहुंच। प्रमुख रूप से क्या होगा बच्चों, जब वैश्वीकरण के अर्थात वैश्वीकरण के पश्चात जब भारत जो है जुड़ गया अन्य देशों की अर्थव्यवस्था के साथ, तो यहाँ पर क्या हुआ, नए नए बाजार उपलब्ध हुए। तो वैश्वीकरण के फलस्वरूप भारत जैसे विकासशील देश के लिए दुनिया के बाजारों तक पहुंच का मार्ग क्या हुआ, प्रशस्त हो गया। उत्पादन के स्तर को उन्नत करना। वैश्वीकरण के द्वारा उन्नत मशीन तथा टेक्नोलॉजी यानी कि तकनीक के प्रयोग से उत्पादन के स्तर का लाभ उठाया जा सकता है। प्रमुख रूप से उत्पादन का जो स्तर है उसको ऊंचा किया जा सकता है। आगे है बैंकिंग तथा वित्तीय क्षेत्र में सुधार। वैश्वीकरण के फलस्वरूप विश्व के अन्य देशों के संपर्क में आने से बैंकिंग तथा वित्तीय क्षेत्र की कुशलता में सुधार आया, यानी कि प्रमुख रूप से अच्छी तरह का अच्छी फैसिलिटीज देने लगी बैंक और वित्तीय क्षेत्र। तो ये सारे क्या हुआ, तो ये सारे प्रमुख रूप से वैश्वीकरण के पक्ष में ये सारे तर्क है। वैश्वीकरण का आम आदमी पर पड़े प्रभाव पर चर्चा कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है। तो वैश्वीकरण का आम आदमी पर यानी कि एक नॉर्मल सा आदमी पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसके आधार पर इस पर हमको चर्चा करने बोल रहा है। तो वैश्वीकरण का आम आदमी पर अच्छा और बुरा दोनों प्रभाव पड़ा। देखिए बच्चों, यहाँ पर भी वही होगा, दोनों होगा, एक पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इफेक्ट पड़ेगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं बुरा प्रभाव क्या पड़ा। तो वैश्वीकरण का आम आदमी पर जो है बुरा प्रभाव, तो उपयोग के आधुनिक संसाधनों की उपलब्धता। वैश्वीकरण के कारण दुनिया के सभी देशों के उच्चतम उत्पादन लोगों को उपयोग के लिए उपलब्ध हो गया। उदाहरण के लिए पहले जहां आम आदमी रेडियो से मनोरंजन प्राप्त करता था, उनके लिए अब उनके लिए क्या हुआ, विभिन्न कंपनियों की रंगीन टेलीविजन जैसी जो है चीज़ों की उपलब्धता हो गई। तो प्रमुख रूप से यहाँ पर ये सारा प्रभाव पड़ा। रोजगार की बढ़ी हुई संभावना, तो ये आपका प्रमुख रूप से बच्चों ऊपर जो है ये सबसे पहले है। हम लोग यहाँ पर बुरा नहीं होगा बच्चों, यहाँ पर अच्छा प्रभाव पड़ा। उसके बाद दूसरे में हम लोग नीचे बात करेंगे बुरा प्रभाव, ठीक है। तो ये आपका सारा अच्छा प्रभाव है। तो रोजगार की बढ़ी हुई संभावना, वैश्वीकरण के कारण औद्योगिक प्रसार होने के कारण रोजगार के नए नए क्षेत्र खुल गए, जिससे कुशल श्रमिक के लिए अधिक रोजगार के अवसर भी उपलब्ध हो गया। तीसरा है आधुनिक तकनीक की उपलब्धता, यानी कि जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है इसका क्या हुआ, उपलब्ध हुआ। वैश्वीकरण के फलस्वरूप विकसित देशों के आधुनिकतम तकनीक अन्य विकासशील देशों में आसानी से उपलब्ध होने लगा। आगे वैश्वीकरण का आम आदमी पर क्या बुरा प्रभाव पड़ा, तो सबसे पहले बात करते हैं बेरोजगारी की आशंका, यानी कि बेरोजगारी बढ़ने की आशंका हुई। वैश्वीकरण के कारण आधुनिक संयंत्रों से यानी कि मशीनी उत्पादन को बढ़ावा मिला, और इससे क्या हुआ, मशीन जो है प्रमुख रूप से लोगों का जो स्थान जो है किसने ले लिया, मशीन ले लिया। तो इसलिए बेरोजगारी बढ़ने की संभावना आशंका हो गई। दूसरा, उद्योग एवं व्यवसाय के क्षेत्र में बढ़ती हुई प्रतियोगिता, विदेशी पूंजी एवं विदेशी कंपनियों के बिना किसी प्रतिबंध के आयात होने से आम लोगों में बेरोजगार फैलाने की संभावना बढ़ी है। मध्य एवं छोटे उत्पादकों की कठिनाई, वैश्वीकरण के कारण जो बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां देश में आने लगी है, उससे मध्यम और छोटे उद्योग और व्यवसाय के अस्तित्व पर खतरा उत्पन्न होने लगा। प्रमुख रूप से जो भी कुटीर और लघु उद्योग है बच्चों, और हस्तशिल्प यानी कि हाथ से बनाने वाले जो भी निर्मित की यानी वाले जो भी उद्योग है, प्रमुख रूप से उस पर क्या पड़ा, बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा। तो ये सारे चीज़ थे आपके वैश्वीकरण से संबंधित। ये आपका छठा चैप्टर था, यहीं तक आपका कंप्लीट होता है बच्चों। तो आप लोग अगर चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वन सेकंड बच्चों, अगर आप लोग चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्त यार को शेयर भी कर दीजिएगा। यदि आपका कोई 9th स्टैंडर्ड में आपका कोई भाई बंधु है तो उन्हें भी ये चैनल शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि हम लोग 9th का भी सारा चीज़ पढ़ाने वाले हैं। और आप लोग लाइक करना नहीं भूलिएगा यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तब, ठीक है। तो आप लोगों ने अच्छी तरह से पढ़ा, अच्छी तरह से समझा, इसके लिए धन्यवाद। और अच्छी तरह से आप लोग पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि आप लोग का एग्जाम बहुत ही ज़्यादा नज़दीक आते जा रहा है, ठीक है। अच्छी तरह से पढ़ाई कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।